और हम अपने चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया को कंटिन्यू कर रहे हैं और यह पार्ट 3 इंट्रोडक्शन जानने के बाद सत्याग्रह का मीनिंग जान लिया, उसके टूल्स जान लिए और फर्स्ट 3 सत्याग्रह इंट्रोड्यूस्ड बाय मोहनदास करमचंद गांधी इन इंडिया, ये भी हमने समझ लिया और मैप में इसकी पोजीशन भी देख ली। आइए देखते हैं आगे इसके बाद भारत में क्या क्या घटनाएं होती हैं जिससे यहाँ का नेशनलिज्म मजबूत हो रहा है, लोगों के अंदर देश प्रेम की भावना आ रही है और अंग्रेजों के खिलाफ पूरा भारत एकजुट होता जा रहा था। तो दोस्तों हमारे आज के पार्ट में हमें कवर करना है रॉलेट एक्ट और सत्याग्रह, जलियांवाला बाग, खिलाफत मूवमेंट और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या इफेक्ट इंडिया पर पड़ा। इन बातों को हम देखेंगे और ये समझेंगे कि इन बातों से किस तरीके से नेशनलिज्म बढ़ता जा रहा था, देश प्रेम लोगों के अंदर जागता जा रहा था। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए चेहरा आपको दिख रहा है, नीचे नाम लिखा है सिडनी रॉलेट, इनका नाम है सिडनी रॉलेट, ये ब्रिटिश थे, आप समझ रहे होंगे। अब ये उस समय के पेपर की कटिंग है, आपको कुछ दिख रहा होगा, ब्लैक बिल नंबर 1 पास, काला कानून पास किया गया। तो ये काला कानून क्या था, इसके बारे में आइए हम चर्चा करते हैं और समझते हैं काला कानून क्या था। तो काला कानून काले रंग से लिखा है रॉलेट एक्ट 1919 में 1919 में अंग्रेजों ने एक कानून बनाया। क्या बनाया? रॉलेट अधिनियम बनाया। अब क्यों बनाया इसको अभी हम डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले ये समझे कि ये कानून था क्या। दिस एक्ट गेव द गवर्नमेंट पावर टू इम्प्रिजन एनी पर्सन विदाउट एनी ट्रायल फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years। मतलब कि सरकार किसी भी भारतीय को बिना किसी सबूत के केवल शक के आधार पर कभी भी बंद करके जेल में डाल सकती थी और उसे 2 साल तक जेल में रहना पड़ता। मतलब अगर उसको लग गया कि मैंने कुछ गलत किया है, चाहे उसका प्रूफ हो या ना हो, ना मैं वकील कर सकता हूँ, ना अपने बारे में कुछ बता सकता हूँ, वो उठा के मुझे बंद कर देगी। अब सोचिए ऐसा उनको क्यों करना पड़ा होगा, क्यों? Aim of this act was to destroy the national movement by imprisoning the national workers। क्योंकि भारत में नेशनलिज्म बढ़ता जा रहा था। लाल बाल पाल अर्थात लाल लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल जैसे नेताओं ने नेशनलिज्म को कूट कूट कर लोगों में भर दिया था। वंदे मातरम गीत यहाँ का वार क्राई बनता जा रहा था। लोग अब जाग चुके थे अपने अधिकारों के प्रति, अंग्रेजों को बाहर निकालना ही उनका एक उद्देश्य था। इधर गांधी जी आए, उनके 3 सत्याग्रह सफल हुए, किसान छोटे वर्ग उनसे जुड़ गए और लोगों को लगा कि अब हम अंग्रेजों को भगा सकते हैं। क्योंकि जब गांधी जी साउथ अफ्रीका में जीत करके आ गए तो यहाँ तो उनका देश वो तो जीतेंगे और हम खुश हो जाएंगे भैया। तो नेशनलिज्म की फीलिंग बढ़ने लगी थी। अब अंग्रेज डर गए कि अगर ऐसा ही हुआ तो एक दिन हमको यहाँ से जाना पड़ेगा, तो इसको कुचल दो। तो जो लोग लग रहा था कि लोगों में राष्ट्रवाद की भावना फैला सकते हैं, उनको उठा करके वो जेल में बंद कर दे रहा था। इस कानून को क्या कहा गया? ब्लैक लॉ, काला कानून भी कहा गया, क्योंकि ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट था। हिंदी में इसको बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया कि मैं कोई वकील नहीं रख सकता हूँ, मैं कोई अपने बारे में सफाई दलील नहीं दे सकता हूँ, ना कोर्ट में कोई अपील करता हूँ कि भैया मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है, से केवल 2 साल के लिए बंद। अब अगर ऐसा कोई कानून आ जाए तो आप सोचिए क्या होगा। लोग नाराज होंगे, कन्फर्म नाराज होंगे और इसका क्या करेंगे? प्रोटेस्ट भी करेंगे। तो हाँ दोस्तों, इसका प्रोटेस्ट भी हुआ और इस प्रोटेस्ट का नाम था रॉलेट सत्याग्रह। एक क्वेश्चन यहां बनता है कि गांधी जी एक्टिवली सक्रिय रूप से भारतीय राजनीति में उनका कौन सा पहला कदम था? तो हालांकि 3 तो कदम पहले थे, लेकिन वो छोटे छोटे थे, लेकिन एक्टिवली डायरेक्ट जो उनका हुआ वो था रॉलेट सत्याग्रह। तो दोस्तों हमारा आंसर होगा कि गांधी जी का डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट सबसे पहली बार इंडियन नेशनल मूवमेंट में क्या था? रॉलेट सत्याग्रह 1919 में था। अब रॉलेट सत्याग्रह क्या था? गांधी जी ऑर्गेनाइज अ नॉन वायलेंट सत्याग्रह अगेंस्ट रॉलेट एक्ट। इसके विरोध में गांधी जी ने एक अहिंसा वाला, जिसमें कोई हिंसा ना हो, एक सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया। उसमें क्या किया गया? हड़ताल की गई और रैली की गई। कब? 6 अप्रैल 1919 को। फरवरी में रॉलेट एक्ट आया और अप्रैल में गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू कर दिया। दुकानें बंद कर दी गई,
वर्कर्स कंडक्टेड स्ट्राइक, जो मजदूर थे वो हड़ताल पे चले गए कि भैया मैं नहीं काम करूंगा। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम केम टू स्टैंड स्टिल, लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन गाड़ियों को चलाना बंद कर दिया, सामान यहाँ से वहाँ नहीं जाएगा। यही प्रोटेस्ट आगे चलकर जलियांवाला बाग में नरसंहार था उसको दिशा देता है। कैसे देता है उसको भी हम समझेंगे। तो कुल मिलाकर जो रॉलेट सत्याग्रह था गांधी जी ने, इससे भारतीय राजनीति में अपना पूरा कदम रख दिया। लोगों ने हड़ताल करना शुरू कर दिया, उनका विरोध करना शुरू कर दिया, दुकानें बंद की जाने लगी। ऐसा करके क्या जताना चाहते थे? स्टैंड विद द ट्रूथ, कि हम सत्य के साथ खड़े हैं, आपका कानून गलत है, आपका नियम गलत है, हम आपका साथ नहीं देंगे, आपके अगेंस्ट हम हड़ताल करेंगे और वो नॉन वायलेंस होगा। यही था गांधी जी का मेथड। सरकार हिल गई, एकदम टेंशन में आ गई, ये क्या लोग हर जगह हड़ताल करते जा रहे हैं, अब क्या होगा। इसी हड़ताल में दो लोग थे, एक सैफुद्दीन किचलू थे, एक नाम नहीं ठीक से क्लियर है, दो लोगों को बंद कर दिया जेल में। अब उनको जब बंद किया गया, वो बड़े नेता थे, तो उनके अगेंस्ट में क्या होता है इसको देखते हैं। उनके अगेंस्ट में क्या हुआ कि जलियांवाला बाग मस्करा की घटना हुई। ये क्या थी इसको हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूँ। ये घटना क्यों हुई, इसका परिणाम क्या रहा, कब हुई, इससे पहले जरा आप इसको अपने सोल से, हृदय से समझिए कि ये कितनी भयानक घटना थी। जलियांवाला बाग मस्करा मतलब नरसंहार, इसमें क्या हुआ था। तो आइए एक छोटा सा वीडियो प्ले करते हैं और हम देखते हैं कि जलियांवाला बाग आखिर में था क्या, इसमें हुआ क्या था। तो इस तरीके से आपने वीडियो देखा। यही था जलियांवाला बाग नरसंहार। दोस्तों 13 अप्रैल को बैसाखी का दिन था 1919 में, और जो ये एक्ट पास हुआ था, लोगों को पकड़ा जा रहा था, उसके विरोध में या उसके लिए प्लान करने के लिए मेला लगता, लोग उस मेले में इकट्ठा हुए थे। हालांकि ये मेला एक हर साल लगने वाला मेला था, बैसाखी में आज भी मेला लगता है। सारे निर्दोष लोग थे, सब लोग उस बैसाखी के मेले में इकट्ठे हुए थे। अंग्रेजों को ये लगा कि ये जो आयोजन हुआ है ये कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र है और वहाँ पर चर्चा होगी और ये लोग मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ कुछ बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे। जनरल डायर उस मैदान में
अंदर चला गया, जहाँ के आपने वीडियो में देखा गेट थे, गेट को बंद कर दिया गया। चारों तरफ अंग्रेज खड़े हुए गन लेकर के, और डायर ने ऑर्डर दिया फायर, और ताबड़तोड़ गोलियां चलने लगी, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। बच्चे, बूढ़े, औरतें सब के सब मरे जा रहे थे, निर्दोष। बीच में कुआं था, जान बचाने के एक दो बंदे कुएं में कूद गए। अंधाधुंध भेड़ों की तरह बेचारे सारे उस कुएं में कूदने लगे जान बचाने के लिए, और वो कुआं लाशों से पट गया। दीवार पर लोग चढ़कर भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके से आम पेड़ से गिरता है गोलियां लगती थी और आदमी गिर जाते थे। इस तरीके से जनरल डायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड को अंजाम दिया। कहा जाता है कि 1000 लोग मारे गए, लेकिन आप जानते हैं कि सरकारी आंकड़े और वो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के आंकड़े कैसे होते हैं, जाने कितनी जानें चली गई। पूरा देश स्तब्ध था। अब क्या किया जाए, क्या होगा? अब तो अंग्रेज वो कुछ करने लगे जो सबकी सोच से परे था। तो ये था जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये अमृतसर में हुआ था। ये मैप है, और पंजाब में अमृतसर शो हो रहा है। ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, इसे जरूर लगाइए। ये आपके नोट्स के लिए। On 13th April 1999, a public meeting was organized at Jallianwala Bagh in Amritsar to protest against the arrest of national leaders. वहाँ पर कुछ बड़े नेता भी गए थे कि वहाँ पर एक मीटिंग भी इसी बहाने हम कर लेंगे, क्योंकि कर्फ्यू लग गया था, कोई मिल नहीं सकता था। तो मेला में निर्दोष लोग हजारों गए थे, 10, 20, 50 नेता भी थे कि मीटिंग करके कुछ चर्चा निकाली जाएगी। Many villagers who came to attend the fair were also present in the park. बहुत सारे गांव के लोग आए थे, जैसा मैंने पहले बताया। जनरल डायर वहां पहुंचता है ब्रिटिश ट्रूप्स के साथ, और क्या ऑर्डर देता है? फायरिंग का। 10 मिनट तक लगातार गोलियां चलती रहती हैं। आप इमेजिन करिए, 10 मिनट तक लगातार गोलियां चल रही हैं। 1000 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं, जाने कितने घायल होते हैं। और इतिहास में ये घटना जलियांवाला बाग नरसंहार या हत्याकांड के नाम से जानी गई। इतना बड़ा अत्याचार हुआ, लोगों के मन में अंग्रेजी सरकार के प्रति नफरत, घृणा भर गई, और यही घृणा उसका दूसरा रूप था अपने देश और देशवासियों के प्रति प्रेम, अर्थात नेशनलिज्म। तो इस घटना से नेशनलिज्म हमारे इंडिया में बहुत आगे बढ़ा। यहीं पर एक और मूवमेंट था, खिलाफत मूवमेंट, जो शुरू होता है 1919 में ही। आप देख रहे हैं 2 भाई हैं यहाँ पर, और गांधी जी, अर्थात इन लोगों ने शुरू किया और गांधी जी ने इसको सपोर्ट किया था। हुआ क्या था कि जो टर्की का सुल्तान था उसे खलीफा माना जाता है। खलीफा क्या होते हैं? जैसे कि धर्मगुरु, जैसे क्रिश्चियन में क्या होते हैं? पोप। और वो पूरे क्रिश्चियनिटी के सबसे बड़े पुरुष लीडर हैं, धर्मगुरु हैं। हिंदू धर्म में क्या होते हैं? शंकराचार्य होते हैं। ऐसे मुस्लिम जगत में जो इस्लाम का सबसे बड़ा धर्मगुरु है उसको खलीफा कहते हैं। तो पूरे दुनिया के मुस्लिम जो है इनका सम्मान करते हैं। अंग्रेज सरकार जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था तो खिलाफत को खत्म कर देती है, इनकी गद्दी को बर्बाद कर देती है। उसके अगेंस्ट में पूरा मुस्लिम समुदाय खिलाफत मूवमेंट शुरू करता है। 1919 में भारत में भी ये मूवमेंट शुरू होता है। अब चूंकि नेशनलिज्म बढ़ेगा, सारे देशवासी एक होंगे तभी ब्रिटिश यहाँ से जा सकते हैं। गांधी जी को ये सुनहरा मौका लगा कि मुस्लिमों का अगर हम सहयोग देंगे तो कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम यूनिटी एक हो जाएगी। और क्यों जरूरी थी हिंदू मुस्लिम यूनिटी? क्योंकि अंग्रेजों ने पहले ही 1906 में मुस्लिम लीग जैसी पार्टी की स्थापना कर दी थी, और ये कहा था कि कांग्रेस तो केवल हिंदुओं का सोचती है, भैया आप मुस्लिम के बारे में सोचने के लिए मुस्लिम की अलग पार्टी बनाइए। तो अंग्रेजों ने हिंदू मुस्लिम यूनिटी पहले से फूट डाल दी थी। इस दरार को पाटने का सुनहरा मौका खिलाफत मूवमेंट लगा, इस तरह से गांधी जी ने इसको सपोर्ट किया। यह मूवमेंट इंडिया में इतने टाइम पीरियड तक चला था। मेनली इसको इंडिया में मोहम्मद अली और शौकत अली 2 भाई थे, इन्होंने ऑर्गेनाइज किया। इसके अलावा हकीम अजमल, अबुल कलाम आजाद ने भी बड़ा सहयोग दिया था। गांधी ने इसको सपोर्ट किया था क्योंकि वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी को गेन करना चाहते थे। अब इसका एम क्या मैंने पहले ही बताया कि टर्की में जो खलीफा के खिलाफ इनजस्टिस उनके साथ हुआ है उसका बदला लेना, उसका विरोध करना।
द टर्किश सुल्तान हैज अ टाइटल ऑफ कैलिफ, खलीफा का टाइटल लगता था। द मुस्लिम कंसीडर्ड हिम एज देयर स्पिरिचुअल लीडर, सो मेनी मुस्लिम ज्वाइन द मूवमेंट। इस नाते अधिकतर मुसलमानों ने इस मूवमेंट को ज्वाइन किया और गांधी जी ने कांग्रेस ने सपोर्ट किया, तो हिंदू मुस्लिम एकता बनने लगी। और चूंकि 1916 में जो लखनऊ में समझौता हुआ था, वहां पर एक बार फिर से मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक साथ आ गई थी। इस नाते भी इस मूवमेंट में हिंदू मुस्लिम का साथ आना जरूरी था। अब देखिए, इस बीच हम जानते हैं कि 14 to 18 वर्ल्ड वार हुआ था। अब उसका इंडिया पर क्या फर्क पड़ा? द ब्रिटिश इम्पोज वार एक्सपेंडिचर ऑन इंडिया। भारत से, भाई भारत से उनका तो कोई है नहीं, भारत बर्बाद हो या आगे बढ़े डेवलप, उनसे क्या मतलब। तो जितना खर्चा नुकसान हो रहा था सारा वो इंडिया से वसूल करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने क्या किया, इनकम टैक्स को वहीं पर इंट्रोड्यूस किया, इंडिया में इनकम टैक्स भी लेने लगे। कस्टम ड्यूटी जो थी सामान लाने ले जाने की, उसको बहुत हाई कर दिया, खूब टैक्स लगा दिया कि व्यापार का टैक्स बढ़ा दो, इनकम का टैक्स बढ़ा दो, अधिक से अधिक पैसा आए। क्योंकि ब्रिटिश उस समय उसकी हालत खस्ता होती जा रही थी, उसकी इकोनॉमी ध्वस्त हो रही थी, तो इंडिया उसे खजाने के रूप में दिख रहा था। इसके अलावा क्या किया गया, जब महंगाई बढ़ी, प्राइसेस आर उसे कुछ डबल। अब जरूरी वस्तुओं के दाम क्या हो गए, बढ़ गए इस पीरियड में। इसके अलावा सबसे गलत जो काम हुआ, जबरदस्ती ब्रिटिश लोग भारतीयों को सेना में भर्ती करके युद्ध में लड़ने के लिए भेज रहे थे। फसलें खराब हो रही थी क्योंकि ना तो सरकार ध्यान दे रही थी, ना फसलों को करने के लिए किसान उपलब्ध हो पा रहे थे। तो फसलें खराब होंगी तो क्या होंगे, अनाज की कमी हो जाएगी, अनाज की कमी हो जाएगी तो लोगों के दाम बढ़ जाएंगे। इसी बीच जैसे आज कोरोना है, उस समय इन्फ्लुएंजा नाम की महामारी भारत में फैल गई थी। तो एक महामारी फैल गई थी, लोगों को जबरन भेजा जा रहा था सेना में, फसल बर्बाद हो रही थी, अनाज कम होते जा रहे थे, वस्तुओं के दाम घटते जा रहे थे, टैक्स बढ़ते जा रहे थे। इतने सारे निगेटिव इफेक्ट फर्स्ट वर्ल्ड वार के इंडिया पर पड़े। अब आप सोचिए ऐसी कंडीशन में एक इंडियन क्या करेगा? वो वही करेगा जो सच्चे देशवासियों को करना चाहिए। उसने अंग्रेजों का विरोध किया, देश के प्रति देश प्रेम की भावना बढ़ी। तो ये सारी घटनाओं ने मिलकर के देश प्रेम की भावना को बढ़ा दिया, लोगों को एकजुट किया, हिंदू मुस्लिम को एकजुट किया, और लोग तैयार हो गए कि बस अब बहुत हो गया, अब अंग्रेजों को यहाँ से बाहर निकाल के दम लेना है, चाहे इसके लिए जो भी करना पड़े। इस तरीके से नेशनलिज्म हमारा बढ़ता जा रहा था। दोस्तों, तो ये था आज का पार्ट। हम यहाँ तक इफेक्ट पढ़ चुके। अब इस नेशनलिज्म के बाद क्या होता है, गांधी जी आगे आते हैं और एक बहुत बड़ा मास लेवल का मूवमेंट पूरे इंडिया में लॉन्च होता है। उसका नाम था असहयोग आंदोलन। उसका हम डिस्कस नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। उम्मीद वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और